तो लास्ट में प्रायद्वीप पठार नदियों में कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे अपन? नर्मदा तापी कंप्लीट हो गई थी अपने, है ना। इस साइड वाली जो प्रमुख नदियां थी उसके अंदर एक राजस्थान वाली लूनी जो डेजर्ट की सबसे लंबी नदी के रूप में थी, साबरमती नदी जो राजस्थान से उद्गमित होकर और गुजरात के कुछ प्रमुख शहरों से बहते हुए, यानी मुख्यतः गुजरात के लिए कई सिटियों के लिए जीवनदायिनी के रूप में, या यूँ कह सकते हैं कि उनके लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है। जैसे कि उनके अहमदाबाद, गांधीनगर, फिर एमपी से और राजस्थान में आने वाली माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली एक नदी के रूप में, फिर भ्रंश घाटी की सबसे लंबी नदी के रूप में नर्मदा, और उसके दक्षिण की ओर स्थित तापी। यहाँ तक की जो प्रमुख नदियाँ थी कंप्लीट हो गई थी। अब उसके बाद में आती हैं मुख्यतः महाराष्ट्र के दक्षिण की ओर की जो नदियाँ गोवा के पास में, गोवा के पास में क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में 2 नदियाँ बहती हैं। जैसे ये वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें ये वाला जो पार्ट है मुख्यतः कर्नाटक वाला जो हिस्सा है उस वाले हिस्से से निकल कर आती है मांडवी रिवर। और इसी मांडवी नदी के किनारे पर गोवा की जो कैपिटल है पणजी, वो इसके किनारे पे स्थित है। और पणजी के पास में से बहते हुए संगम कहाँ करती है? अरब सागर। इसके दक्षिण की ओर से एक धारा और है जो मुख्यतः गोवा वाले पार्ट से उद्गमित होती है। ये मैंने आपको कर्नाटक में एक लोकेशन बताई थी, बेलगांव कर्नाटक। ये इस साइड में मुख्यतः गोवा वाले पार्ट से ही निकलकर और अरब सागर तक आने वाली एक नदी आती है जिसका नाम है जुआरी नदी। कौन सी नदी? जुआरी नदी। इसका संगम भी इसी एरिया में होता है, अरब सागर। ये थोड़ा सा उत्तर की ओर बनाती है अपना एश्वरी, और ये दक्षिण की ओर बनाती है। और गोवा का एक प्रमुख बंदरगाह आता है, कौन सा आता है? मार्मू गोवा। तो मार्मू गोवा है वो इसी के तट पे स्थित है, जुआरी नदी के। तो ये केरल जो गोवा है उसकी 2 प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से उद्गमित होती हैं। ये वाला जो ओरिजिन पॉइंट है जुआरी नदी का, ये गोवा से ही है। वैसे गोवा जो स्टेट है उसकी प्रमुख और सबसे लंबी नदी के रूप में किसको माना जाता है? जुआरी। एग्जाम में ज़्यादा मांडवी पूछा जाता है क्योंकि इसकी जो कैपिटल है गोवा की वो इसके किनारे है, पणजी है वो मांडवी के किनारे। तो कई बार तो जनरली दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि मांडवी और जुआरी मुख्यतः कौन सी स्टेट की नदियां हैं? गोवा के। जिसमें गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी बोली जाती है? जुआरी रिवर को बोली जाती है। तो इसमें हेडिंग में फर्स्ट ये मांडवी लिखिएगा। नहीं, कर्नाटक। ये कर्नाटक वाले हिस्से से निकलकर इस साइड में आती है। ये गोवा से उद्गमित तो जुआरी है। तो इसमें पहला लिखिएगा मांडवी रिवर। रिवर नंबर कौन सा था? 6। उद्गम बेलगांव कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक। ब्रैकेट में कर्नाटक लिख देना उद्गम के। संगम अरब सागर। इंपोर्टेंस के तौर पे देखा जाए तो गोवा का जो कैपिटल है पणजी वो इसके किनारे स्थित है। तो नोट या विशेष में लिख दीजिएगा मांडवी में। नोट या विशेष लिखिएगा पणजी
पणजी ब्रैकेट में गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी ब्रैकेट में गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और एक ये जलप्रपात बनता है दूध सागर। दूध सागर मुख्यतः गोवा की तरफ बनता है ये, लेकिन बोला यह जाता है कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पे स्थित। तो नोट के अंदर सेकेंड लाइन दूध सागर जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात अंडरलाइन करके आगे लिख दो। गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित। गोवा कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात गोवा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित। अब इन दोनों में से एक आंसर सेलेक्ट करना हो एग्जाम में तो वो रहेगा गोवा। गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित। दूध तलाई तो अपने राजस्थान में, दूध तलाई तो झील है, पिछोला के जस्ट पास में। दूध तलाई होगा कोई श्वेत पानी वाला जो एरिया होता है ना, सामान्यतः राक्षस ताल के पास में होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, एक जुआरी रिवर और लिख दीजिए साथ में। कल जो मैप बनाया था ना आपने, उसमें जहाँ मैप में ये दिखाई थी आपने मांडवी रिवर, मांडवी के बिल्कुल टच में दिखा दीजिए जुआरी नदी। ये दोनों मुख्यतः गोवा की नदियां हैं, मुख्यतः गोवा में प्रवाहित होती हैं, मांडवी और जुआरी। जुआरी का जो उद्गम है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, उद्गमित होती है हेमद बारसम। ये लोकेशन आती है गोवा के अंदर। हेमद बारसम यहाँ से उद्गमित होकर, और इसका संगम वहीं पर है जहाँ पे मांडवी का है। मांडवी के दक्षिण की ओर है, अरब सागर के अंदर। तो नोट या विशेष में मार्मुगोवा बंदरगाह, मार्मुगोवा बंदरगाह इसी नदी के संगम पर स्थित है। मार्मुगोवा बंदरगाह इसी नदी के संगम पर स्थित है। सागरीय, जो अरब सागरीय भाग है ना, अरब सागरीय भाग की ओर इसी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये जहां अरब सागर के अंदर संगम करती है, तटीय क्षेत्र इस तरीके से कटे फटे, जो मांडवी तो आती है ऊपर वाले भाग में, इस गैप में, ये जुआरी नदी आती है इस वाले गैप में। तो इसी के पास में मार्मुगोवा पोर्ट, मार्मुगोवा बंदरगाह। तो ये वाली जो जुआरी है, इसको बोला जाता है गोवा की सबसे लंबी नदी।
ये गोवा के लिए लंबी नदी है, जबकि ये दोनों प्रमुख गोवा से बहने वाली नदियां मानी जाती हैं, मांडवी और जुआरी नदियां। तो नोट में नेक्स्ट लाइन में एक पॉइंट और लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, यह गोवा की सबसे लंबी नदी है। जुआरी गोवा की सबसे लंबी नदी है। यह गोवा की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में गोवा के बाद में कर्नाटक की जो प्रमुख नदी आती है उसमें एक छोटी नदी आती है जिसका एक इंपॉर्टेंस आता है, श्रावती नदी। इस पे आपने ये नाम सुना होगा, जोग, जोगिया, गरसोपा, या इसको एक नाम और दिया जाता है, गांधी सागर। ये पहले भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक था। हालांकि अपनी बुक्स में कईयों में आज भी यही है सबसे ऊंचा जलप्रपात, कि जोग, गरसोपा या गांधी सागर जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है। ये श्रावती, ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, नाम सुना है आपने, शिमोगा। शिमोगा लगभग सुना हुआ नाम है, कर्नाटक में। ये तो शिमोगा, वहाँ शिमोगा में से उद्गमित होकर एक छोटी नदी है जो अरब सागर की ओर जाती है। जब ये पहाड़ियों से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो एक वाटरफॉल बनाती है। उस वाटरफॉल या जलप्रपात का नाम क्या है? जोग वाटरफॉल, जिसकी हाइट भारत के अंदर मानी जाती है 253 मीटर की हाइट पर। जबकि कर्नाटक के अंदर ही एक नया जलप्रपात जिसकी हाइट 455 मीटर मानी जाती है। राजस्थान ज्योग्राफी के दौरान शायद अब मैंने बताया भी था, कूंचेकल। ये वाराही नदी है यहाँ कर्नाटक की एक दूसरी। तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो वाराही नदी कर्नाटक में, और कुंचिकल जलप्रपात के नाम से है 455 मीटर की हाइट पर। जबकि अपनी जो बुक्स हैं सामान्यतः उनमें आज भी इसी को ही लिखा हुआ है कईयों में, लेकिन ये डेटा अपडेट हो चुका है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कुंचिकल जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में है, वो भी कर्नाटक में। वो बना हुआ है श्रावती नदी पर और ये बना हुआ है वाराही नदी के ऊपर। तो एक छोटी सी रिवर है नेक्स्ट, श्रावती, इसको भी हेडिंग में ले लीजिएगा। उस मैप के अंदर इंडिकेट करें तो गोवा वाली जो नदियां हैं उसके जस्ट नीचे इंडिकेट कर देना। मांडवी जुआरी के बाद में आती है श्रावती। ये जो क्रम करवाया था ना आपको इस साइड में, मांडवी रिवर के बाद में आती है जुआरी। जुआरी के बाद में कर्नाटक से आने वाली जो प्रमुख नदी है श्रावती नदी। इस रिवर का इंपॉर्टेंस इसके वाटरफॉल को लेकर ही है, बाकी नदी काफी छोटी है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, श्रावती नदी। श्रावती नदी का जो उद्गम या ओरिजिन है वो होता है शिमोगा से, शिमोगा कर्नाटक। यहां से संगम वही है सेम बंगाल, अरब सागर वाला पार्ट। उद्गम शिमोगा, डिस्चार्ज या संगम होता है अरब सागर। नोट या विशेष बिंदु आता है इसके अंदर, जोग, गरसोपा, या गांधी सागर। आगे इंडिकेट कर देना वाटरफॉल या जलप्रपात, एक के ही नाम है ये, जोग, गरसोपा, उसके बाद में गांधी सागर।
जोग, गरसोपा, गांधी सागर जलप्रपात। तो ये एक इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है। हालांकि अपनी बुक्स में अब भी सबसे ऊंचा है, लेकिन सबसे ऊंचे के रूप में नहीं, अपन लिखेंगे भारत के प्रमुख जो सर्वोच्च जो जलप्रपात हैं उसके अंदर इसका महत्व है। तो एक तो इसकी लोकेशन या स्थिति है, स्थिति यहीं पर है कर्नाटक में। इसमें जनरली एग्जाम में रिवर पूछी जाती है। स्थिति कर्नाटक। हाइट या ऊंचाई है इसकी 253 मीटर, 253 मीटर। अब जो माना जाता है वो इससे भी 200 मीटर हाइट पर माना जाता है। इसमें लास्ट वाली लाइन में लिख दीजिए, ये भारत के प्रमुख ऊंचे जलप्रपातों में शामिल है। यह भारत के प्रमुख ऊंचे जलप्रपातों में शामिल है। यह भारत के प्रमुख ऊंचे जलप्रपातों में शामिल है। यह नोट में एक अलग से लिख दीजिएगा, कुंचिकल जलप्रपात। इसकी लोकेशन या स्थिति भी कर्नाटक है। नदी कौन सी है? वाराही रिवर। वाराही नदी। इस वाटरफॉल का इंपॉर्टेंस है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऊंचाई क्या के ब्रैकेट में 455 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा, ऊंचाई क्या है ब्रैकेट में लिख दिया ना, 455 मीटर, 455 मीटर। यह है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। यह है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब कर्नाटक के जस्ट दक्षिण की ओर हम आते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये आता है मुख्यतः केरल का। केरल के अंदर वैसे तो सबसे लंबी नदी जो है उसके रूप में माना जाता है पेरियार नदी को, लेकिन एक दूसरी नदी है भरतपुजा नदी, जो केरल की सबसे बड़ी नदी के रूप में मानी जाती है। बड़ी का मीनिंग है उस नदी के अंदर वाटर क्वांटिटी अधिक है। भारत नहीं बोल के क्या बोलेंगे इसको? भरतपुजा रिवर, या इसको दूसरा एक नाम और दिया जाता है, पोनानी रिवर के नाम से भी इसी को ही जाना जाता है। तो पोनानी रिवर या भरतपुजा रिवर। तो नेक्स्ट में लिखिएगा, नेक्स्ट है भरतपुजा रिवर। तो भरतपुजा और एक दूसरा नाम क्या है इसका? पोनानी रिवर, पोनानी नदी। यहाँ केरल की ओर एक पहाड़ी करवाई थी मैंने, आपको ध्यान हो तो, अन्नामलाई। इन दोनों नदियों का जो उद्गम है वो सेम ही है। तो अन्नामलाई के उत्तरी भागों की ओर से निकलती है पोनानी, और एक अन्नामलाई के जो दक्षिणी भाग है वहाँ से निकलती है पेरियार। पेरियार इसके केरल के तट पे स्थित एक लेगुन झील है जिसका नाम है वेमनाद झील। करवाया था ये नाम, प्रमुख दो नाम लिखवाए थे केरल के तट पे कयाल के रूप में, वेमनाद और अष्टमुडी। तो ये वेबनाद के अंदर आने वाली है वो पेरियार नदी। और जो डायरेक्ट वेबनाद वैसे अरब सागर का ही पार्ट है, पोनानी या भरतपुजा ये इसके उत्तर में अरब सागर में गिरती है। तो पोनानी का महत्व है अपनी जल मात्रा को लेकर, यानी ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, जबकि
पेरियार जो रिवर है उसका इंपॉर्टेंस है इसके लेंथ को लेकर, तो इसको कहा जाता है कि ये केरल की सबसे लंबी नदी है और पोनानी के बाद दूसरी बड़ी नदी है। तो वाटर क्वांटिटी है पोनानी के बाद नंबर 2 पे किसमें? पेरियार में अधिक है। तो भरतपुजा या पोनानी रिवर है, इसका जो उद्गम है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई हिल्स या अन्नामलाई पहाड़ी जो कि नीलगिरी के जस्ट ऊपर की ओर है। अन्नामलाई हिल्स ब्रैकेट में केरल। इन पहाड़ियों के पश्चिम में बहते हुए इस नदी का संगम कहां पर होता है? अरब सागर। नोट या विशेष में लिखेगा इसमें। भरतपुजा या पोनानी, उद्गम अन्नामलाई हिल्स, केरल, संगम अरब सागर। नोट या विशेष में यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। डायग्राम में अपने इंडिकेट कर रखा था क्या इसको? तो ये जो हिल्स रीजन है अन्नामलाई वाला, उस अन्नामलाई वाले रीजन में ये वाला जो पार्ट है पोनानी या भरतपुजा, ये आती है पेरियार। तो उसमें इंडिकेट करें तो इसको पेरियार के जस्ट ऊपर की ओर इंडिकेट कर देना, पोनानी या भरतपुजा। तो पोनानी, तो ये नानी वाली ऊपर है, पोनानी और नीचे है पेरियार। तो नेक्स्ट पेरियार के अंदर भी ओरिजिन यही रहेगा अन्नामलाई, लेकिन उसका डिस्चार्ज पॉइंट करेंगे अरब सागर के कौन से भाग में? वेमनाड के अंदर। वेमनाड के उत्तरी भाग में आती हो। पॉइंट नंबर 10 है या 11? पेरियार नदी उद्गम, उद्गम सेम रिपीट करना है वापस आपको, यही अन्नामलाई हिल्स केरल। डिस्चार्ज पॉइंट या संगम केरल के तटीय क्षेत्र में स्थित कयाल या लेगुन वेमनाड। वेमनाड झील यानी अरब सागर वाले पार्ट में डिस्चार्ज होती है। पेरियार नदी उद्गम अन्नामलाई पहाड़ी, संगम वेमनाड झील, अरब सागर। नोट या विशेष, यह केरल की सबसे लंबी नदी है। इसका जो इंपॉर्टेंस है लंबाई को लेकर, यह केरल की सबसे लंबी नदी है। लंबी का मीनिंग ओरिजिन से और डिस्चार्ज के बीच में, उद्गम संगम के बीच में इसने अधिक दूरी तय की है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। तो उसमें डायग्राम वाले में पेरियार से ऊपर इसको अगर इंडिकेट करें तो कर दीजिएगा। जनरली पूछते नहीं है क्रम में, लेकिन बाई चांस पूछ लिया जाए तो इस साइड वाले क्रम मैंने जैसा कि आपको कहा था कि ना के बराबर पूछते हैं। कोई रेयरिस्ट पूछ लिया तो बात अलग है, बाकी क्रम इस साइड वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में पूछते हैं। ये पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आप निकालोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि नदियों के उत्तर से दक्षिण में क्रम है। प्रायद्वीप पठार के पूर्व की जो प्रमुख नदियां उनके क्रम पूछे जाते हैं।
तो इस साइड में जो प्रमुख नदियां थी आपकी, जो 8-10 नदियां थी, ये अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब भारत के प्रायद्वीप पठार का जो प्रमुख अपवाह तंत्र है वो इस साइड वाला है, क्योंकि इस क्षेत्र में सामान्यतः अवसादों की मात्रा अधिक होती है और इन पश्चिमी नदियों की तुलना में ये नदियां हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। इनकी तुलना में ये बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि ये नदियां मुख्यतः एस्चुरी बनाती हैं। तो अभी जो अरब सागर वाली जो नदियां हैं, इन नदियों के अंदर एक विशेष पॉइंट है, प्रायद्वीप पठार से इस साइड वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण। तो एस्चुरी मैंने पहले भी लिखवाया था कि आपको ये लिखवाया हुआ है ना कि भारत की प्रमुख एस्चुरी बनाने वाली नदियां कौन सी हैं। उदाहरण सहित मैंने लिखवाया नर्मदा और तापी। भारत में एस्चुरी बनाने वाली प्रमुख नदियां या भारत के प्रायद्वीप पठार से और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों की विशेषता क्या होती हैं? ये नदियां छोटी होती हैं, इनमें अवसाद की मात्रा कम होती है और अवसाद की मात्रा कम होने के कारण इनकी गति तीव्र होती है। उन उधर वाली नदियों की तुलना में इसकी गति तीव्र होती है और तीव्र होने के कारण ये अवसादों को सीधा समुद्र में डाल देती हैं। तो सीधा समुद्र में किस हिस्से में डालेंगे? समुद्र के बीचों बीच तो जाके डालेंगे नहीं। तो इसका मीनिंग किनारे पे उस क्षेत्र में जाके पानी डालेंगे जिस अवसादों को डालेंगे जहां पर ज्वार होता है, वहां जाके नदी का मुख खुलता है, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे? ज्वार नदमुख, या दूसरा नाम एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण। तो ये नदियां कंप्लीट करने के बाद या तो इसमें लिख दो ये कॉन्सेप्ट, ज्वार नदमुख या एस्चुरी। ज्वार नदमुख का मीनिंग अपन ये लेते हैं कि जब नदियां अवसादों को सीधे समुद्री भाग में जमा करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। और एक वो नदियां होती हैं जो समुद्र में गिरने से पहले और अवसादों को एक त्रिभुजाकार आकृति में जमा करती हैं, तो उसको इस्लाह करते को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो इसका मीनिंग यहाँ नदियों की गति धीमी होती है, जबकि इनमें नदियों की गति थोड़ी सी तीव्र होती है। इसमें अवसादों की मात्रा अधिक होती है और इसमें अवसादों की मात्रा कम होती है। तो इसमें लिखिएगा ऐश्वर्य को नहीं, समुद्र के अंदर जो बनता है ना, जो उसको कहा जाता है, समुद्र के अंदर जो अवसाद जमा होते हैं उसको ये नाम दिया जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। क्योंकि जैसे हम महाद्वीपों के उच्चावच पढ़ते हैं ना, तो महाद्वीपों के उच्चावच में होते हैं पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। महाद्वीपीय उच्चावच ये होते हैं। महासागरीय उच्चावचों की शुरुआत होती है महाद्वीपीय मग्न तटों से, जो हल्के हल्के पानी से डूबे होते हैं। इसके आगे जाते हैं तो और गहराई बढ़ती है, तो उसको नाम दिया जाता है महाद्वीपीय ढाल। तो महाद्वीपीय ढाल, ढाल के बाद में नीचे पहुंच जाएंगे समुद्र के, तो उसको नाम दिया जाएगा महासागरीय तल। और महासागरीय तल के अंदर गड्ढे दिखाई देंगे, उसको नाम दिया जाएगा महासागरीय गर्त या महासागरीय ट्रेंच या महासागरीय खाई। तो महासागरीय उच्चावच होते हैं तट से महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय नीतल मैदान और उसमें पाए जाने वाले गर्त या ट्रेंच, ये होते हैं महासागरीय उच्चावच। तो महाद्वीपीय उच्चावचों में सबसे ऊपर कौन? पर्वत होते हैं, फिर पठार होते हैं और सबसे नीचे मैदान। और मैदान से भी नीचे अगर कोई माना जाए तो मैदानी भागों में झीलीय संरचनाओं को, किसको? झीलीय संरचनाओं को निम्न माना जाता है, क्योंकि झील होता है वो निम्न बेसिन में बना हुआ होता है। और महासागरों के अंदर सबसे निम्न जो उच्चावच माना जाता है सबसे नीचे, वो ट्रेंच या गर्त है। तो पृथ्वी के ऊपर कहा जाता है ना सबसे नीचा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु है वो, इसको माउंट एवरेस्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? माउंट एवरेस्ट को माना जाता है। तो इसमें ज्वार नदमुख में लिखेगा जब नदी में अवसादों की मात्रा कम होती है, जब नदी में अवसादों की मात्रा कम होती है, अवसादों की मात्रा कम होती है, तो नदी अवसादों को
सीधे सागरीय भाग में निक्षेपित करती है। भारत में ऐश्वर्य या जवार नदमुख, भारत में ऐश्वर्य या जवार नदमुख भारत में ऐश्वर्य या जवार नदमुख बनाने वाली प्रमुख नदियां, भारत में ऐश्वर्य या जवार नदमुख बनाने वाली प्रमुख नदियां, आगे डेस्क करके लिख दो, नर्मदा एवं तापी। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि एक तो दोनों नदियां किस भाग से बहती हैं, भ्रंश घाटी, तो घाटी से बहती हैं, मैदानी भाग से नहीं बहती। तो घाटी वाले क्षेत्र के अंदर चट्टानी भाग होता है, तो चट्टानी भाग का ये नदियां क्या कर पाती हैं, अपर्दन कम कर पाती हैं। तो अपर्दन कम कर पाएंगी तो अवसाद की मात्रा कम होगी, तो नदियों का जो तीव्र या जो गति होगी उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो नदियाँ अवसादों को सीधे तटीय क्षेत्र में समुद्र में डाल सकती हैं। तो ये मुख्यतः खंबात की खाड़ी में ऐश्वर्य बनाने वाली नदियों में है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे जनरली पूछ ली जाती है। तो ये अरब सागर के अंदर प्रायद्वीप पठार से जो नदियाँ आती हैं, इनकी मुख्य प्रकृति यही होती है, क्योंकि नदियाँ छोटी हैं, अवसाद कम है इनमें। जबकि अरब सागर से प्रायद्वीप पठार से और पूर्व की ओर जाने वाली नदियाँ हैं, इनका मार्ग लंबा होने के कारण, लगभग 700-800 किलोमीटर से लंबी नदियाँ ही होती हैं ये वाली। तो मार्ग लंबा होने के कारण अपर्दन होता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में अवसाद होते हैं। तो सामान्यतः इनके डेल्टा पश्चिमी वाली जो नदियाँ उनकी तुलना में अच्छे होते हैं। तभी तो अपन ने पढ़ा था कि भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है, क्योंकि यहाँ नदियाँ मुख्यतः क्या बनाती हैं, ऐश्वर्य बनाती हैं, जबकि ये नदियाँ मुख्यतः डेल्टा। हालांकि ये बात अलग है कि हिमालयी नदियों की तुलना में इनके डेल्टा क्या होते हैं, छोटे डेल्टा होते हैं इनके। तो तभी तो अपन ने लिखा था हिमालय नदी में कि डेल्टा और मैदान वृहद होते हैं, जबकि इनके जो डेल्टा या मैदान है वो छोटे होते हैं या ऐश्वर्य बनाती हैं। तो छोटे डेल्टा होते हैं उसके एग्जाम्पल तो ये हैं, और ऐश्वर्य बनाती हैं उसके एग्जाम्पल ये। अब प्रायद्वीप पठार को अपन ने नदी तंत्र के तौर पे दो भागों में डिवाइड किया था कल। एक तो अरब सागर नदी, तो अरब सागरी नदियां जो 8-10 इंपॉर्टेंट रिवर थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली हैं इसमें। अब जो इंपॉर्टेंट है इस साइड वाली बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, बंगाल की खाड़ी की नदियां, तो इसमें सेकेंड हेडिंग डालिएगा, बंगाल की खाड़ी की नदियां। बंगाल की खाड़ी की नदियां, इसमें ये जो ऊपर वाली नदी है ये सवंडेखा रिवर, उसके दक्षिण से आने वाली नदी है वैतरणी नदी, वैतरणी नदी के जस्ट नीचे की ओर आती है, उसको नाम दिया जाता है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के जस्ट नीचे की ओर आती है महानदी। तो एक तो ये नदियों का चारों का क्रम याद रखिएगा, जिसमें पहली सवंडेखा नदी, फिर सवंडेखा नदी का दूसरा शब्द वह को उठा के बैतरणी नदी, और इस वह को बाद में बै में कन्वर्ट करेंगे ब्राह्मणी नदी, और उसके बाद में आती है इन चारों में सबसे जो प्रमुख और बड़ी नदी है महानदी। तो सवंडेखा नदी, वैतरणी नदी, बै, ब्राह्मणी और महानदी। फिर इसके नीचे वाला जो क्रम है वो थोड़ा सा इजी है, वहाँ नदियों के जैसे नाम बोलेंगे तो अपने आप ही आगे वाला जो नाम है या फ्लो है वो निकल जाता है कई बार, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन इनके बीच में एक प्रमुख नदी और आती है, वो आपको ध्यान रखना है, पेनार नदी।
कौन सी नदी है? पेनार रिवर कावेरी से जस्ट पहले आती है, तो इसके क्रम को याद रखना होता है, इसको एग्जामिनर देता है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लेंथ के अंदर भी ऐसे ही है, गोदावरी लंबी है, कृष्णा उससे छोटी है और कावेरी उससे भी छोटी है। पेनार इनमें चारों में सबसे छोटी है। तो ये ऊपर वाला क्रम है जिसमें ये गोदावरी है, गोदावरी के जस्ट नीचे वाली है वो कृष्णा नदी है, उसके नीचे पेनार, और सबसे लास्ट वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। उसके बाद में उसके दक्षिण से बहने वाली कुछ प्रमुख छोटी नदियां हैं, जैसे एक नदी आती है बेईगई नदी, कौन सी है? बेईगई नदी। और एक लास्ट में तमिलनाडु के दक्षिणी भाग से है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी रिवर। तो ये लास्ट में दो को याद रखें, ताम्रपर्णी और वेगई रिवर। और इसके ऊपर वाली ये जो चार क्रम में जनरली पूछी जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, पेनार और कावेरी। तो इसमें एग्जामिनर कोशिश यही करेगा, हो सकता है कि वो इनमें से कोई दो नदियां उठा ले, जैसे सवर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, उसके आगे वो कृष्णा और पेनार नदी, यानी नाम देगा तब इस तरीके के नाम देगा जो आपके कम सुने हुए हों। तो आप उस जगह क्या करेंगे, ऊपर वाले जो चार टेबल में है उनको बना लीजिएगा, फिर चार वाले, फिर देख लेना उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है। जब टफ क्वेश्चन दिया जाएगा तो मिक्सअप करेगा, दो वहाँ से दो यहाँ से। और जब इजी क्वेश्चन पूछेगा तब या तो इन चारों का क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, या उन चारों का क्रम पूछते हैं आजकल, क्योंकि उनका क्रम जनरली कम पता होता है। इनका तो फिर भी स्टूडेंट्स आजकल याद करने लग गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और कावेरी से जस्ट पहले पेनार। और वहाँ पे सवर्णरेखा नदी, वैका, वैतरणी, बैतरणी को बाद में बैसे, ब्राह्मणी और लास्ट में। तो उन चार में महानदी सबसे दक्षिण में रहेगी, और बाद में इन चार में सबसे दक्षिण में कौन है? कावेरी, और अंत में बह गई कहाँ? ताम्रपर्णी। बह गई ताम्रपर्णी। क्रमशः बनाइए। सॉरी, मैं के अंदर आएगा इसमें। तांबा होता है ना, उसी के नाम से ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी रिवर। भारत के प्रायद्वीप पठार की अगर नदियां देखनी है, सबसे लंबी तो इसी साइड में है गोदावरी, कृष्णा। तीसरे नंबर वाली है पश्चिम की ओर है नर्मदा। क्योंकि इसमें गोदावरी है लगभग 1465 किलोमीटर, कृष्णा है 1400 किलोमीटर, 1401 लिखा जाता है। और उसके बाद में 1300 के डिजिट पे आपको ध्यान है, नर्मदा है 1312 किलोमीटर। उसके बाद में नंबर फोर्थ महानदी इसी के पास है। यानी टॉप 4 रिवर में से नंबर 3 जो रिवर हैं लंबाई वाली प्रायद्वीप पठार की, वो इस साइड में बंगाल की खाड़ी की नदियों में काउंट होती है। सवर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी। ओरिजिन पॉइंट अलग अलग हैं, 1 बाय 1 देखेंगे इसको। उसके बाद में प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी, या जिसको दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी। दक्षिण की गंगा क्योंकि गंगा के बाद दक्षिणी भारत में सबसे लंबी नदी है ये, जिसको बोलने के कॉन्सेप्ट में दक्षिण या दक्षिण भारत दोनों ही यूज करते हैं। कुछ बुक्स हैं जो डिफाइन करती हैं कि ये दक्षिण की गंगा है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी, लेकिन आंसर नहीं लेते हैं, कावेरी को आंसर नहीं लेंगे, ये आंसर गोदावरी को ही लेते हैं। दक्षिण की गंगा हो चाहे दक्षिण भारत की गंगा हो। और इसमें कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो इस साइड में पश्चिमी घाट है, वहाँ पे जब बारिश होती है कर्नाटक की ओर तो इसको जल प्राप्त होता है आने वाले मानसून से। और जब इस साइड से मानसून लौटता है तो तमिलनाडु के तट पे यहाँ जब अच्छी बारिश होती है तो कावेरी नदी को दोनों ही मानसूनों से आते हुए दक्षिणी पश्चिमी और लौटते हुए उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक जल प्राप्त होता है। इसका मीनिंग है दोनों ही मानसूनों से जल प्राप्त करने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर होता है कावेरी।
अब इस क्रम में सबसे पहले लिखेंगे, या तो ये जो क्रम है, इस क्रम के बाद में भारत के प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी जो नदियां हैं, उन सबसे लंबी नदियों का एक क्रम अपन लिख लेते हैं, क्योंकि उनके सबसे लंबी नदियों में गोदावरी, कृष्णा, फिर कौन आएगी, नर्मदा, और उसके बाद में महानदी। इस डायग्राम के जस्ट नीचे नोट में एक लाइन लिख दो, प्रायद्वीप पठार की, यहां जो ये क्रम में आपने जो याद किया ना, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देना। यानी ये क्रम पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्रम के तौर पे याद करके जाना। इनको 4 नदियां ऊपर वाली, 4 नीचे वाली, लास्ट में बह गई, बह गई से याद कर लेना। बह गई कौन है, ताम्रपर्णी, तो बह गई ताम्रपर्णी। अब नोट या विशेष में लिखिएगा, प्रायद्वीप पठार की सर्वाधिक लंबी नदियां, ब्रैकेट में लिख देना आगे अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदियां, तो सबसे लंबी नदियां लेंथ को लेकर पढ़ रहे हैं अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही क्रम में। सबसे लंबी नदियां अवरोही क्रम। 4 लंबी नदियों को देखे और उनका उल्टा क्रम पूछ ले, तब आंसर रहेगा गोदावरी की ओर, और अदरवाइज गोदावरी से स्टार्ट होगा और लंबाई कंटिन्यूस कम होती जाएगी आगे की ओर। तो सबसे अधिक लंबी जो नदी है उसमें गोदावरी, $1464 भी लिखा जाता है, राउंड फिगर में 1465 भी लिखा जाता है। गोदावरी के बाद में कृष्णा नदी, जो इसी फिगर में रहती है 1400 वाले में, 1401 किलोमीटर। इसको राउंड फिगर में 1400 किलोमीटर भी लिखते हैं अपन। इसके बाद में जो डेटा है वो 1300 पे है नर्मदा नदी का, वो आपको ध्यान है। 1313 नहीं बोल के क्या बोलते हैं, 1312 किलोमीटर। ये राउंड फिगर में लिखा जाता है 1310 किलोमीटर। और नर्मदा के बाद में महानदी, और महानदी के बाद में नेक्स्ट आती है कावेरी। कावेरी के बाद में तापी नदी का स्थान है। महानदी की लेंथ है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वाली है, कुछ बुक्स में 1851 और 851, कईयों में 857, 58 भी दिया हुआ है। अभी ऑथेंटिक ये माना जा रहा है 851 किलोमीटर। कावेरी नदी है, कावेरी नदी फिक्स राउंड फिगर में है 800 किलोमीटर। तो 5 नदियों में 2 डेटा रहेंगे आपके 1400 पे और 2 डेटा रहेंगे आपके 800 पे। 800 पे एक 800 पे और एक दूसरा 851 पे। 1400 पे एक 1400 पे अप्रोक्सीमेट और एक 1465 के आसपास, और एक बीच में है 1312 का डेटा। तो 1400, 1300 और 2 डेटा 800 के आपके। तो लेंथ फिक्स नहीं रखनी है आपको, एक क्रम याद रखना है। एग्जाम में ये लेंथ कोई नहीं पूछेगा, इनके एक क्रम पूछा जा सकता है। वो ध्यान ये देना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में अवरोही पूछा है क्या, या इन 4 बड़ी नदियों का आरोही क्रम पूछा। आरोही तो उल्टा चलेंगे, फिर कावेरी, महानदी, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन में कई बार महानदी नहीं दी जाती, तो फिर आंसर में अगला कौन रहेगा, कावेरी। और जब ये दोनों ही नहीं हो तो नेक्स्ट नर्मदा ये बाद में रहेगी इस साइड में, महानदी, कावेरी के बाद में तापी नदी। तापी नदी 724 किलोमीटर। अब इनमें से उत्तर से दक्षिण की ओर स्टार्ट करेंगे अपन इनको कंटिन्यूस। कौन सी नदी है, सवंडेखा नदी। ये झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है। वहाँ एक लोकेशन आती है जमशेदपुर। कौन सी लोकेशन, जमशेदपुर। जमशेदपुर जो कि अपने आयरन इंडस्ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वो किस नदी के किनारे स्थित है, सवंडेखा नदी के किनारे। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा बंगाल की खाड़ी में सवंडेखा नदी।
तो ये अपन ने बंगाल की खाड़ी की जो नदियां स्टार्ट की हैं भारत के प्रायद्वीप पठार में, उसमें फर्स्ट हेडिंग है आपकी सवर्णरेखा नदी। सवर्णरेखा नदी का जो उद्गम है छोटा नागपुर पठार, ये मैंने आपको बताया भी है इस रिवर के बारे में। जैसे छोटा नागपुर पठार है उसको बीचों बीच से काटती है दामोदर। दामोदर तो किस में जाएगी? गंगा की ब्रांच में जाएगी, है तो वितरिका में जाएगी उसकी, हुगली में। छोटा नागपुर पठार के उत्तर से गंगा में जाने वाली पुनपुन, छोटा नागपुर पठार के इस साइड में दक्षिण की ओर से ये निकलने वाली ये है सवर्णरेखा नदी। जमशेदपुर या साकची किसके किनारे पर स्थित है? सवर्णरेखा नदी के किनारे पर। तो इसका उद्गम है छोटा नागपुर पठार। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है जहाँ से प्रमुख नदियाँ पुनपुन, दामोदर, सवर्णरेखा नदी। सवर्णरेखा नदी के बाद में इस साइड में यहाँ ओडिशा की ओर एक नदी उद्गमित होती है सवर्णरेखा जस्ट नीचे की ओर, बैतरणी नदी। बैतरणी नदी जिसके लिए पुराणों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति है जो यमलोक यानी जो परलोक सिधारते हैं वो वैतरणी के माध्यम से ही जाते हैं। वैतरणी का मीनिंग होता है कि जो तर के इस भवसागर को पार करते हैं। एक कहा जाता है कि महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की एक नदी है, लेकिन ये विवादित है कि इन दोनों में है कौन सी। लेकिन उसके लिए शब्द यूज होता है, उसको बोलते हैं अपने बैतरणा नदी। कौन सी? बैतरणा नदी। और यह है बैतरणी नदी। तो इसका मीनिंग ये फीमेल सेंस में ली जाती है और वो मेल सेंस में ली जाती है अणा के साथ, और ये ली जाती है अणी के साथ। बैतरणा नदी और ये बैतरणी नदी। तो वो आपके अरब सागर के अंदर आती है, वो नोट में अलग से लिखवाएंगे इसके साथ। तो सामान्य तो उसका विशेष इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, महत्व इसका ज़्यादा है। ये जो बैतरणी नदी है इसका उद्गम होता है ओडिशा के अंदर क्योंझर से। कौन से एरिया से? क्योंझर से। और क्योंझर से आती है ओडिशा के तटीय क्षेत्र की ओर। उसके बाद में इसके पश्चिम की ओर यानी छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार के पश्चिम की ओर से एक नदी आती है जिस नदी का नाम होता है शंख। क्या नाम है? शंख। और एक इसके इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन से बहते हुए आती है, इस साइड से अपोजिट डायरेक्शन से बहते हुए आती है और ये इससे शंख नदी से मिलती है। इसका नाम होता है दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी। और ये दोनों नदियां ओडिशा के अंदर एक जगह है जो मुख्यतः आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, राउरकेला। राउरकेला में दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, फिर ये मिलके बनाती हैं ब्राह्मणी को। किसको? तो ब्राह्मणी नदी का जो ओरिजिन है या उत्पत्ति हो कौन सी नदियों से होती है? तो वो होती है एक तो शंख रिवर से और एक दक्षिणी कोयल नदी से। भारत में ऐसी कई नदियां हैं जो नदियों के संगम के बाद बनती हैं। जैसे गंगा का निर्माण होता है भागीरथी और अलकनंदा के बाद, चिनाब का निर्माण होता है चंद्र और भागा के बाद, ब्राह्मणी का निर्माण होता है दक्षिणी कोयल और शंख के संयोजन के बाद। तो ये कुछ नदियां कई बार पूछ लिया जाती हैं कि ब्राह्मणी कौन सी दो धाराओं से बनती है, गंगा नदी का निर्माण कौन सी दो धाराओं से होता है, चिनाब का निर्माण कौन सी दो धाराओं से होता है। तो इसमें याद रखना पड़ेगा, ब्राह्मणी वाले में अपने को दक्षिणी कोयल और शंख। तो इसमें सवर्णरेखा नदी, सवर्णरेखा नदी में उद्गम क्या लिखा है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा झारखंड। इस नदी का संगम है बंगाल की खाड़ी। जिस राज्य के तट पर होता है राज्य है ओडिशा। कैचमेंट एरिया में अपवाद क्षेत्र में मुख्यतः ये 3 स्टेट को कवर करती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा। कैचमेंट एरिया में 2 तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, झारखंड और ओडिशा। एक किसको लिखेंगे? पश्चिमी बंगाल। तो कैचमेंट एरिया में रहेगा झारखंड,
झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल और एक लास्ट में ओडिशा। इसके सहायक नदियां यानी इसी में जस्ट अपवाद क्षेत्र के बाद में, कैचमेंट एरिया के बाद में, अपवाद क्षेत्र के बाद में सहायक नदियां आती हैं इसकी। एक तो कांची, खरकई रिवर और गरु रिवर, गुरु की जगह गरु रिवर, ये प्रमुख सहायक नदियां होती हैं इसके। कांची, खरकई रिवर और गरु रिवर। तो कै ख गै के नाम से याद रखिएगा। इन शब्दों को अंडरलाइन कर दो, कै ख और गै। आती हैं तो ग्रुप में ही पूछे जाएंगे, एक एक नदियां नहीं पूछेंगे। जैसे ये नहीं पूछेंगे गरु किसकी सहायक नदी है, दो तीन ग्रुप में दी जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के नाम हैं जिनका संबंध सामान्यतः राजस्थान से नहीं है। तो इसलिए एग्जामिनर जब राजस्थान स्टेट के एग्जाम्स के अंदर इनको पूछता है, राजस्थान स्टेट के एग्जाम्स में जब इन नदियों को पूछता है, तो सामान्यतः वो क्या करता है, डायरेक्ट नदियों का ग्रुप देता है। उसको ध्यान है कि स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं है, ग्रुप में देंगे तो भी नहीं बता पाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट नदियां हैं। 1 मिनट आ रहा हूं मैं। सहायक नदियों के नाम लिख दीजिएगा इसमें। अब स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा स्थान है, जमशेदपुर। तो नोट में इंडिकेट कर देना, जमशेदपुर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, झारखंड। जमशेदपुर ब्रैकेट में झारखंड इसी नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर ब्रैकेट में झारखंड इसी नदी के किनारे स्थित है, इसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट लिखिएगा। अब स्वर्णरेखा नदी के जस्ट नीचे की और कौन सी नदी है, बैतरणी नदी। इसका ओरिजिन पॉइंट आता है क्योंझर। यह भारत में उड़ीसा के अंदर आयरन और या लोहा एस्क है, उसके लिए फेमस है ये, उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट क्योंझर। तो नेक्स्ट पॉइंट है बंगाली खाड़ी की नदियों में बैतरणी नदी, ओरिजिन या उद्गम, ओरिजिन या उद्गम क्योंझर, क्योंझर ब्रैकेट में ओडिशा। संगम होता है इसका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। त्र्यंबक ये पड़ता है नासिक के अंदर। नासिक त्र्यंबक से दो नदियां निकलती हैं।
ये त्र्यंबक की जो पहाड़ियां हैं, इसके पूर्व की ओर से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी के उद्गम में भी यही लिखा जाता है त्र्यंबक पहाड़ी नासिक। जबकि इसके पश्चिम की ओर से जो जो दूसरी निकलती है उसका नाम क्या है? बैतरणा नदी। तो बैतरणा नदी जो है ये पश्चिम की ओर आती है, जबकि तरणी नदी है वो आती है बंगाल की खाड़ी में। तो जो बैतरणा नदी है त्र्यंबक कर्नाटक नासिक से निकलकर, और इसका जो संगम होता है ये होता है अरब सागर। तो बाई चांस बैतरणी नदी नहीं देके ना पूछ लिया जाए तो आंसर आपका अलग रहेगा। ये भारत के प्रायद्वीप पठार से अरब सागर में काउंट की जाती है। तो ये नोट में लिख देना अलग से। बैतरणा नदी उद्गम है त्र्यंबक, उद्गम ये आता है, मैं आधा नहीं लगाओ तो ऊपर बिंदी लगा दीजिएगा। त्र्यंबक पहाड़ी या त्र्यंबक, आगे ब्रैकेट में नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र। बैतरणा नदी उद्गम त्र्यंबक नासिक महाराष्ट्र। संगम इसका किस में होता है? अरब सागर। तो ये अपने आप में एक अलग नदी तंत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट, बैतरणी नदी के बाद में ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी उद्गम राउरकेला ओडिशा। क्योंकि ये झारखंड की ओर से आने वाली दो धाराओं से बनती है, तो इस नदी का खुद का निर्माण होता है राउरकेला ओडिशा के अंदर। राउरकेला जो अपने लोहा इस्पात केंद्र के लिए फेमस है, किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? जर्मनी के सहयोग से। संगम इसका वही बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इसके कैचमेंट एरिया में सामान्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा ये मुख्य स्टेट लिए जाते हैं इसमें। क्योंकि शंख रिवर है वो, कुछ नदियां हैं शंख रिवर में, यानी इसकी जो मुख्य धारा है, तो शंख रिवर है वो छत्तीसगढ़ वाला जो बेसिन है उसको भी कवर करती है। तो कैचमेंट एरिया में इसका अपवाह क्षेत्र, मुख्यतः जो अलग हुए स्टेट हैं, एमपी से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, उसके बाद में ये जिस राज्य से मुख्यतः बहती है ओडिशा, ये सभी इसके कैचमेंट एरिया में, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। नोट या विशेष में लिखिएगा, ब्राह्मणी नदी का निर्माण ब्राह्मणी नदी का निर्माण दो नदियों या जल धाराओं से होता है। दो नदियों या दो जल धाराओं से होता है।
जिसमें कौन कौन से हैं? शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी। शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी उद्गम कहां से होता है दोनों का? झारखंड से। शंख नदी दक्षिण कोयल नदी उद्गम झारखंड से एवं संगम, संगम कहां करेंगी? संगम राउरकेला में। उद्गम झारखंड एवं संगम राउरकेला, संगम राउरकेला। अब राउरकेला के बाद इसको नाम क्या दिया जाएगा? ब्राह्मणी नदी। तो ये अपने लिख दिया कि इसका जो ब्राह्मणी नदी का जो निर्माण है ये दो नदियों या दो जल धाराओं से होता है। तो ब्राह्मणी नदी बनती है कहाँ पर है? राउरकेला में। तो इसका मीनिंग शंख और दक्षिणी कोयल जो झारखंड से आती हैं वो आपस में एक दूसरे से संगम कहाँ करेंगे? राउरकेला में। और राउरकेला के बाद में इन दोनों धाराओं को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाएगा? उसके बाद में ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी के जस्ट दक्षिण की ओर आती है महानदी। तो ये जो इधर वाली जो अभी चार जो प्रमुख नदियां लिख रहे थे उसमें चारों में सबसे इंपॉर्टेंट महानदी है। महानदी जिसके कारण ओडिशा की ओर भयंकर बाढ़ आती है और उसको ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। और उस शोक को या दुख को कम करने के लिए महानदी के ऊपर विश्व का सबसे लंबा बांध बना हुआ है हीराकुंड डैम या हीराकुंड बांध। तो अगला हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 4। छत्तीसगढ़ इसका शंख नदी का जो पार्ट है उसकी कुछ सहायक नदियां आती हैं। तो शंख की जो धारा है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। तो शंख इसकी मुख्य शाखा है। इसका मीनिंग झारखंड के साथ इसमें कौन सा स्टेट कवर होता है? छत्तीसगढ़। क्या चीज हजम नहीं हो रही बात? ये नदी आती है दक्षिण कोयल और इस साइड में नदी आती है शंख, छोटा नागपुर पठार। शंख की कुछ धाराएं होती हैं, ये झारखंड के इस साइड में, ये है छत्तीसगढ़। फिर ये नीचे की ओर कौन सा स्टेट आता है? इस साइड में ओडिशा। तो इसका मीनिंग ये नदियां हैं उद्गमित होती हैं झारखंड से, इनकी कुछ धाराएं आती हैं छत्तीसगढ़ से और मुख्य नदी बनती है ओडिशा में। तो नदी कवर कौन कौन से स्टेट को कर रही है? झारखंड को, छत्तीसगढ़ को और ओडिशा को। तो जिसमें ये दो तो आपको लिखवा दिया, संघ कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी झारखंड, और यहाँ से ये उद्गमित होती है मुख्यतः क्योंझर वाले पार्ट से, सॉरी राउरकेला वाले पार्ट से। तो राउरकेला में आके मुख्य नदी बन जाती है, जबकि इनकी कुछ सहायक नदियाँ जो छत्तीसगढ़ की ओर से आती हैं। तो इस नदी बेसिन के अंदर जो एरिया कवर हो रहा है या इसके कैचमेंट एरिया में जो एरिया कवर हो रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़ और, वैसे ब्राह्मणी का डायरेक्टली जो संबंध है वो डायरेक्टली संबंध केवल उड़ीसा से है। बाकी मुख्य धाराओं के रूप में और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको देखकर इसका जो कैचमेंट एरिया बनता है इस नदी का, वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तीनों स्टेट को लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट महानदी। महानदी का जो उद्गम है सतपुड़ा पर्वतमाला, उसका जो पूर्वी भाग है, कौन सी श्रेणी है? मैकाल। मैकाल के अंदर एक छोटी पहाड़ी आती है, इन पहाड़ियों को कहा जाता है सिहावा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सिहावा हिल्स या सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़। ये सब मैकाल का पूर्वी भाग है, छत्तीसगढ़ में चला जाता है। उससे पहले तक इधर वाला हिस्सा ही है एमपी में। इसके जो सर्वोच्च चोटी है मैकाल वाली, अमरकंटक,
ये एमपी के पास है और आगे सिहावा का पार्ट है वो छत्तीसगढ़ के पास है। तो इसका मीनिंग छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन से और इस साइड में बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी है। तो उद्गम में सिहावा हिल्स, सिहावा हिल्स ब्रैकेट में लिख दीजिएगा छत्तीसगढ़। संगम है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ओडिशा। ओडिशा ये तट पे बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रमुख लंबी नदी है उसमें शामिल है ये। लंबाई भी इसका साथ में अटैच कर देना। लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। इसमें कुछ प्रमुख सहायक नदियां आती हैं। इसमें लेफ्ट साइड से, इसके ऊपर की ओर से देखें इस साइड से, तो आने वाली नदी है शिवनाथ, शिवनाथ अब हसदेव, शिवनाथ अब हसदेव। जबकि दाईं ओर से जो मुख्य धारा है उसमें एक तो आग से याद रखिए ओंग और एक जोंग। ये जोंग गए वाला कै में प्रोनाउंसिएशन करना है इसका, जोंक रिवर। तो ओंग रिवर और जोंक रिवर। और इसी साइड से एक और है इसमें तेल रिवर। ये एग्जाम में दी जाती है ये वाली, इब तेल और हंसदेव, ये एग्जाम में पूछते हैं। इब हंसदेव और तेल मुख्यतः किसके सहायक नदी हैं? महानदी के। ये एग्जाम में पुराने क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो पता लग जाएगा आपको। तो ये बाईं ओर वाली है, इसमें उत्तर की ओर से आने वाली, और ये दाईं ओर वाली दक्षिण की ओर से आने वाली जो नदियां हैं वो। अब इस नदी का जो इम्पोर्टेंस है, एक तो अपनी बाढ़ के कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो नोट या विशेष में लिखिएगा महानदी को ओडिशा का शोक या दुख कहा जाता है। ओडिशा का शोक या दुख कहा जाता है। हीराकुंड बांध इसकी लोकेशन कहां पर है? ओडिशा में। नदी है महानदी। क्योंकि विश्व में भी बांधों का कोई क्रम
अभी जो ज़्यादा ऑथेंटिक पता नहीं है तो भारत के सबसे लंबे बांध के रूप में इसको लिख दीजिएगा। बोलने में विश्व के सबसे लंबे बांधों में बोला जाता है, तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का हुआ कि विश्व का सबसे लंबा बांध भारत में किस नदी पर है, तो इसका मीनिंग यही है फिर। तो अभी भारत के कॉन्सेप्ट में लिख देना इसको। भारत का सबसे लंबा बांध ऊंचाई के रूप में तो आता है टिहरी, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध उसमें आता है भाखड़ा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध, ब्रैकेट में इसकी लेंथ लिख दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध लेंथ है 4801 मीटर, इसका मीनिंग 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा बांध 4.8 किलोमीटर, और मीटर में लिखो तो परफेक्ट लिख दो 4801 मीटर। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है, यानी इसकी जानकारी पूछी जा सकती है इसमें। तो जो प्रमुख नदियां थी इसके अंदर, यानी इस साइड वाली जो रिवर्स हैं, 4 प्रमुख नदियां ये कंप्लीट हो गई हैं। अब इन 4 प्रमुख नदियों के बाद में इस साइड वाली जो दक्षिण वाली, जो अपनी लेंथ को लेकर फेमस है, उसमें हेडिंग डाली है नेक्स्ट गोदावरी नदी। यस, क्या चीज? उत्कल का मैदान। उत्कल तट यहीं से, जो ये वाला जो तटीय क्षेत्र है ना, सवंडेखा नदी से लेके इस साइड का जो ओडिशा का जो मैदानी या तटीय क्षेत्र बनता है, वो यही नदियां ही बनाती हैं। महानदी, ब्राह्मणी नदी, इनके बीच के जो तटीय क्षेत्र हैं, ओडिशा के तट के लिए शब्द यूज होता है। तो इनमें जो प्रमुख और बड़ी नदी है, मुख्यतः मैदान का निर्माण वो ज़्यादा करेगी। तो इसका मीनिंग इन तीनों चारों प्रमुख नदियों के अंदर बड़ी नदी कौन सी है? महानदी। तो ये उत्कल का तट, उत्कल का मीनिंग होता है ओडिशा का तट। तो ये आपको करवाए, तट लिखवाए हुए हैं, तो उत्कल, उत्कल लिखवाया था ना मैंने। इस साइड में कौन सी नदी करवाई थी? सवंडेखा नदी। सवंडेखा नदी से इस साइड में जो महानदी वाला पार्ट है, इसके बीच के तट को हम नाम क्या देते हैं? उत्कल तट। क्योंकि उत्तर में होती है ओडिशा की सवंडेखा नदी, और ओडिशा के तट पे ही दक्षिण में कौन होती है? महानदी। तो इसका मीनिंग है सवंडेखा नदी से लेके और ओडिशा के महानदी तक का जो तटीय क्षेत्र है, महानदी के तक का जो तटीय क्षेत्र है, उसको मुख्यतः उत्कल का तट कहा जाता है। तो उत्कल का तट क्या है, मीनिंग समझ में आ गया? सवंडेखा से महानदी के जो बीच का तटीय मैदान है, इसे उत्कल तट या ओडिशा तट कहा जाता है। अब लिखने को कोई इंडिविजुअली लिख देता है कि महानदी का तटीय क्षेत्र, तो महानदी का तटीय नहीं, सवंडेखा से लेके महानदी तक का जितना भी है वो सारा ही उत्कल है, क्योंकि ये डेफिनेशन में अपने पहले लिखा हुआ है। अब इनमें चारों में प्रमुख कौन है? महानदी बड़ी है, तो लिखने को लिख देते हैं कि महानदी का जो तटीय क्षेत्र है उत्कल तट है, जबकि सवंडेखा से लेके महानदी तक का जितना भी तटीय क्षेत्र है वो सारा ही उत्कल तट है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। ट्रिपल आर वाली नदी। माँ गोदावरी की सौगंध, सबके हाथ में हथियार होंगे, हैं? उद्गम उद्गम है त्र्यंबक हिल्स, त्र्यंबक पहाड़ी। कहाँ स्थित है? नासिक, वही है महाराष्ट्र। एमएच का मीनिंग यहाँ महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। नदी संगम करती है आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान के अंदर, बंगाल की खाड़ी में। संगम बंगाल की खाड़ी, ये आंध्र प्रदेश के तट में। तो उद्गम त्र्यंबक हिल्स, नासिक महाराष्ट्र।
संगम है बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश। बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश। उद्गम से संगम के बीच की जो लेंथ या लंबाई है, चौदह सौ चौसठ या 65, जो भी लिखना चाहें, अप्रोक्सीमेट डेटा है, 1465 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक उद्गम से संगम की और जिन स्टेट को ये कवर करती है, उसमें 2 स्टेट तो आपको दिख रहे हैं उद्गम और संगम में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कौन कौन से स्टेट हैं? तो इसके अलावा कवर होते हैं, एक तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना को लिया जाता है, और एक महाराष्ट्र से जस्ट इस साइड में ऊपर की ओर जो भाग है एमपी, और एमपी के पूर्व वाला जो अलग हुआ स्टेट छत्तीसगढ़। तो इसके जो बेसिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ओर से भी इसकी प्रमुख नदी आती है, एक अभ्यारण्य भी है इस नाम से, इंद्रावती सेंचुरी आता है छत्तीसगढ़ में, वहीं से नदी आती है। तो इसके कैचमेंट एरिया में एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये प्रमुख स्टेट लिए जाते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट लिखिएगा कैचमेंट एरिया या अपवाह क्षेत्र। तो कैचमेंट एरिया में सबसे ज्यादा तो होता है इसका महाराष्ट्र में। अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। इसके बाद में नेक्स्ट एरिया ये कवर करती है एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद में आंध्र प्रदेश एवं उससे अलग हुआ कौन सा? तेलंगाना। महाराष्ट्र, उसके बाद में एमपी, छत्तीसगढ़ और लास्ट में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। अब इसमें सहायक नदियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सहायक नदियां। कल मैंने अरब सागर की और जो 2 प्रमुख नदियां करवाई थी, नर्मदा और तापी, बाकी की सहायक नदियां तो आपको करवाई हुई हैं। बाकी दक्षिण वाली नदियां वो छोटी नदियां, सहायक नदियां उनमें फेमस नहीं है, जैसे पेरियार में, इनमें कोई फेमस नहीं है। नर्मदा और तापी की सहायक नदियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। नर्मदा में क्या थी सहायक नदियां? अपने किचन और जंगल वाले नाम थे, तवा और शक्कर। जंगल के अंदर जमीन कैसी होती है? बंजर, शेर, हिरण, बंजर, शेर, हिरण। और तापी में ऐसे करेंगे जैसे किसी गरीब के ऊपर हमने दया की हो। पूर्ण बेघर बोरी गिराना, पूर्ण बेघर जो हो उसके घर बोरी गिराना, तो पूर्ण बेघर बोरी गिराना। तो पूर्ण से पूर्णा, बेघर से बेघर, बोरी से बोरी और गिराना से गिरना, गिराना से गिरना रिवर। तो गिरना रिवर जो करवाई थी कल आपको तापी वाले, इनको रिपीट करो आप धीरे धीरे, क्योंकि ये नदियाँ दक्षिणी भारत वाली आसानी से याद नहीं होंगी। उत्तर भारत वाली तो फिर भी यूनिक नदियाँ थी, नाम लेते ही समझ आओगे कौन सी नदी है। जैसे नाम लिया गया कि शोक नदी किसकी सहायक नदी है? शोक किस में थी? सिंधु के अंदर। गोमल और काबुल यह भी सिंधु में है। और पुन रिवर, पुन महानंदा गंगा में। घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, रामगंगा गंगा के अंदर। केमांग रिवर, संकोच रिवर, कपिली रिवर, ब्रह्मपुत्र। उत्तरी विशाल मैदान वाली जो नदियां हैं उनके थोड़े से यूनिक नाम है। जैसे नदियों के नाम लेंगे तो उससे ही समझ जाओगे कि नाम कौन सी नदी में हो सकते हैं। जैसे जास्कर है, श्योक रिवर है, नुब्रा नदी है, या बाल्टिस्तान की ओर से आने वाली गिलगित रिवर है। तो उनके नाम से अपने को लोकेशन से ही लगभग आइडिया हो जाएगा कि वो नदियां उस साइड में जम्मू कश्मीर के आसपास वाली सिंध के पार्ट हैं। गंगा वाले नाम है वो तो काफ़ी ईजी हैं।
रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ले गया। तो महानंदा राइट वाली, यमुना, उसके बाद में सोन और पुनपुन रिवर। ब्रह्मपुत्र वाले फिर थोड़े से अलग नाम आ जाते हैं। कपिली रिवर है, सुबनसरी रिवर है, धनसरी रिवर है, लोहित नदी, दिहांग नदी, दिबांग नदी, बूढ़ी दिहांग नदी, मानस रिवर, तीस्ता नदी। तो ये नाम थोड़े से अलग है, ये भी समझ में आ जाते हैं। दक्षिण भारत की नदियों के नाम है वो आपस में मिक्सअप होने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें नदियां छोटी हैं, नाम बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। यानी इस प्रकार के नाम है जो बहुत सारे नाम जो आप पहली बार ही सुनोगे, क्योंकि उत्तर भारत की नदियों के अंदर पानी अधिक होता है, तो इसलिए सामान्यतः नाम अधिक सुने जाते हैं उनके। इसमें नेक्स्ट है सहायक नदियां। पूर्ण वृद्धमा कौन है? इंद्रावती। पूर्ण वृद्धमा इंद्रावती के पेन से वैन में प्राण गए। इसमें जो एक सिंगल शब्द आ रहे हैं इनके मीनिंग नहीं होंगे। लास्ट में ये साइलेंट रहेगा, बाकी सब के मीनिंग निकलेंगे। पूर्ण से, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि नदी वापस रिपीट होगी, एक बार और आएगी, अलग है पूर्णा रिवर। एक तापी में है पूर्णा रिवर। वर्ध से वर्धा, महाराष्ट्र में सुना है वर्धा, वर्धा क्षेत्र। मां से है मंजरा रिवर, मंजरा या मांजरा भी लिखते हैं, यही है मंजरा रिवर। इंद्रावती एज इट इज नाम है। पेन से पेन गंगा है, वैन से वैन गंगा है। प्राण से प्राणहिता है। पूर्ण से पूर्णा, वर्ध से वर्धा, मां से मंजरा, इंद्रावती से इंद्रावती, पेन से पेनगंगा, वैन से वैनगंगा और प्राण से प्राणहिता। इसमें इसके दाईं ओर से आकर मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी के रूप में माना जाता है किस नदी को? मंजरा रिवर। मंजरा रिवर इसमें दाईं ओर से आने वाली प्रमुख नदी मानी जाती है। नाम लिख लिए सभी? ये आंध्र प्रदेश के तट पे मैंने एक झील बताई थी आपको, कोलेरू झील। इसका मीनिंग है कृष्णा, और कृष्णा ये जस्ट ऊपर की ओर नदी कौन सी है? गोदावरी।
तो गोदावरी कृष्णा है, उसके डेल्टाई क्षेत्र में बनने वाली लेगून झील का नाम क्या है? कोलेरू झील। अब इसके इस साइड से आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, लेफ्ट साइड से आने वाली, राइट साइड से आने वाली जो नदियां हैं, मंजरा रिवर। इस साइड से आने वाली जो प्रमुख नदी है, वैनगंगा, वर्धा रिवर, पेनगंगा रिवर। छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाली इस साइड में इंद्रावती नदी, इनको इंडिकेट करना चाहिए तो इंडिकेट कर सकते हैं आप इसमें। यह कुछ प्रमुख नदियां हैं इसमें, या सिर्फ सहायक नदियों के नाम याद रखें तो नाम याद रख लो इसमें। ओरिजिन डिस्चार्ज जनरली नहीं पूछते हैं इसमें, तो डायग्राम बनाने के इच्छुक हो तो ही बनाना, अदरवाइज रहने दो। अगर नहीं बनाने के इच्छुक हो तो रहने देना चाहिए।